वेरी वॉर्म वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 11 फरवरी 2022 है। आज हमारे टेबल के ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। मलयालम न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है इंडिया श्रीलंका रिलेशन। कोविड के साथ जुड़ी हुई बेस्ट पॉलिसीज़ को देखेंगे। अपील फॉर चेंज, दिस वन इज़ अबाउट बेल। लोकल जॉब्स जो हैं, ये एक बहुत ही ब्रीफ मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ। एंड हर्टिंग स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक जो है, ये वे सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल एजुकेशन के लिए चाइना में पढ़ाई करते थे, तो उनके साथ जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। दोस्तों, आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेरी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते होंगे या फिर आपने इसको ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए जो नोटिफिकेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कल मैं मेरे बेस्ट बडी की शादी में था, तो आई वॉज नॉट एबल टू मेक एनी लेक्चर। इनफैक्ट आई वॉज अवे फ्रॉम अ डेस्क टिल दिस मॉर्निंग। तो फिर ऐसी जो भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन, वॉज नॉट एन इमरजेंसी थिंग, मुझे पता ही था कि 10th को आई हैव टू अटेंड द शादी। मैं आपको 9th को इन्फॉर्म करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं एक ट्राई करता हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाऊँगा अराउंड 3:30 और 4, और फिर आपके लिए एक लेक्चर बना लूँगा। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हुआ, क्योंकि 9th शाम को भी कुछ फंक्शंस थे और वहाँ पर इतना लेट हो गया कि 3:30 बजे आई केम बैक होम। और फिर मुझे दूसरे दिन यानी कि 10th को 7 बजे से कुछ ड्यूटीज़ भी दी गई थी कि आपको ये चीज़ें करनी है। तो इनफैक्ट आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि सभी को पता है कि मैं बहुत ही जल्दी उठ जाता हूँ, तो सुबह वाला काम जो है ना ग्रुप सर्कल में वो मुझे ही दिए जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो प्लीज़ मेक श्योर, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़ी हुई कोई भी जो अपडेट है, अगर मैं लेक्चर नहीं ले पाऊँगा, ऐसा कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि हर रोज़ तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ है, तो टेलीग्राम एक ऐसा सोर्स है जिसके ऊपर मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। मैं ये चीज़ें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर नहीं इन्फॉर्म करता, ये मैं सिर्फ टेलीग्राम पे ही इन्फॉर्म करता हूँ। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है ये कि नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको, मेरे साथ जुड़े हुए नोटिफिकेशन, मेरे लेक्चर्स के साथ जुड़े हुए नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। यू कैन गेट इन टच विथ मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ग्रीटिंग्स, जो भी आपके कोई क्वेश्चन हैं, क्वेरी हैं, एनीथिंग, देन यू कैन सेंड मी मैसेजेस ऑन इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर हैंडल। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। रॉन्ग सिग्नल, द हिंदू का ये आर्टिकल है। मीडिया वन नाम की एक मलयालम न्यूज़ चैनल है, और ये मीडिया वन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इस पर्टिकुलर चैनल को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मना कर दिया है। और क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया, तो फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस मीडिया वन कंपनी के लाइसेंस के रिन्यूअल को भी रिजेक्ट कर दिया। और इसकी वजह से इस कंपनी ने और इस कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगों ने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। और फाइनली केरला हाई कोर्ट ने लेटेस्ट डिसीजन जो दिया है वो ये कहा है कि सरकार ने इस न्यूज़ चैनल का लाइसेंस रिवोक करके या फिर इसको परमिशन नहीं दी है, तो ये सरकार ने बराबर किया है, ऐसा केरला हाई कोर्ट ने भी कहा है। अब गवर्नमेंट ने जो अपना रीज़न दिया था, इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस ना देने का रीज़न या फिर इसका लाइसेंस जो है वो रिन्यू ना करने का रीज़न, कोर्ट में जो दिया वो ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हमने इस मीडिया वन कंपनी को एक प्रकार से बैन किया है। और जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल हैं उनका मतलब ये है कि जो मिनिमम प्रोटेक्शन आपको मिलता है, जब भी आपका कोई अधिकार है तो वो अगर छीना जाता है या फिर उसको इम्पैक्ट किया जाता है, तो फिर आपको कुछ मिनिमम प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तब ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, जो आपके अधिकार को जो प्रोटेक्शन मिलता है, जो मिनिमम प्रोटेक्शन मिलता है, वो भी यहाँ पर नहीं मिलता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर सरकार जो है वो कुछ हद तक, कई बार इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। और कोर्ट ने क्या किया कि सरकार ने जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जो सील्ड कवर दिया था, तो इस सील्ड कवर को पढ़ा और कहा कि नहीं, मीडिया वन का लाइसेंस मीन्स जो डिसीजन सरकार ने लिया है वही डिसीजन जो है वो बराबर है।
अब क्योंकि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आई है और सील्ड कवर में सारी चीज़ें दी गई, तो जो पेटिशनर हैं जिन्होंने, यानी कि ये जो कंपनी और इस कंपनी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं जिन्होंने केस फाइल किया था, तो उनको ये कंटेंट भी नहीं दिखाया, उनको वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिखाया कि सरकार ने किन किन चीज़ों के आधार पर आपको रिजेक्ट किया है या फिर आपका लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं किया है। अब लेटेस्ट जो हमने कुछ ज्यूरिस्प्रूडेंस देखे हैं, जस्टिस के साथ जुड़े हुए या फिर न्याय के साथ जुड़े हुए जजमेंट्स देखे, तो उन्हें हमें यही देखा है कि एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी रीजनेबल। अगर आप फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जो नेचुरल जस्टिस हैं उसका प्रिंसिपल अगर अप्लाई नहीं हो रहा है फॉर वट एवर रीज़न, तो फिर आपको कुछ रीजनेबल या फिर कुछ लॉजिक प्रोवाइड करना पड़ेगा। इट शुड बी रीजनेबल, ये तार्किक होना चाहिए, ये हमारे लॉजिक में बैठना चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात यहाँ पर होनी चाहिए। इट शुड ऑल्सो विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि जो एक बैलेंस्ड हो, राइट। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो इट शुड बी वेल बैलेंस्ड। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को भी ये इसमें खरा उतरना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो केरला हाई कोर्ट ने किया है और सरकार ने किया है, तो लगता है कि ये दोनों चीज़ें जो इमर्जिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस हैं इनके साथ ये मैच या फिर इसको कैचअप नहीं कर पा रहा है। अब जब भी आप कोई मीडिया चैनल को बैन करते हैं तो इसके साथ बहुत सारे जुड़े हुए जो राइट्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, जैसे कि मीडिया का फ्रीडम, इसके अलावा फ्रीडम ऑफ डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, इन्फॉर्मेशन को पास करने का जो एक फ्रीडम है वो भी अफेक्ट होता है। और यहाँ पर सिर्फ मीडिया कंपनी का या फिर उसमें काम करने वाले लोगों का अधिकार अफेक्ट नहीं हुआ है। आप देखिए व्यूअर्स, यानी कि हम सब जो हैं, तो हमारा जो अधिकार है कि हमें राइट चीज़ें जो हैं वो जानने का अधिकार हो, तो ये भी एक चीज़ जो है वो अफेक्ट हुई। तो ये सारे कुछ इंटरकनेक्टेड राइट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, इस प्रकार के विषयों के साथ ऐसा जब डिसीजन लिया जाता है तो ये अलग अलग राइट्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। अब पेगासस स्पाईवेयर के बारे में कुछ दिनों पहले ही हम बात कर रहे थे, उसमें मुझे और ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जो हैं आप टेक्नोलॉजी का या फिर अपने पावर्स का जो है वो दुरुपयोग नहीं कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कई बार रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर एक प्रकार से एक फ्री पास, ये कोई होम मिनिस्ट्री को कोई फ्री पास नहीं दिया गया है कि आप जब भी कुछ हो तो नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर उसमें से बच जाए, और जब सरकार को सुर में होती है तब उसके ऊपर इतनी कोई बात भी नहीं होती है या फिर इतना कोई उसके ऊपर सीरियसनेस से उसको, जैसे कि पेगासस स्पाईवेयर का केस देख लीजिए आप। तो ऐसी चीज़ें जब होती है, जब बाहर आती है मीडिया में, उस टाइम पर लोगों को पता चलता है और सरकार जो है उसमें एक्सक्यूजेस देती रहती है, लेकिन कुछ मीडिया ने या फिर किसी और ने कुछ गलत किया तो सरकार जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली उनके साथ बिहेव करती है। और मीडिया का जो फ्रीडम है अगर इस प्रकार से छीना जाएगा, अगर आप ऐसे कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस हमारे पास हैं और ऐसे सील्ड कवर में कोर्ट के पास डॉक्यूमेंट्स देकर नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर अगर मीडिया चैनल्स को ऐसे बंद करवाते रहेंगे तो फिर फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है वो खतरे में आ जाएगा। और जब हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो फिर हम राइट चॉइसेस जो हैं वो कैसे कर पाएंगे। तो ये भले ही एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ, मीडिया वन कंपनी के साथ जुड़ी हुई बात हो, लेकिन ये सिर्फ मीडिया वन से लिमिटेड नहीं है। ये चीज़ हमारी डेमोक्रेसी को भी इम्पेक्ट करती है, पावर्स जो एक्सरसाइज किए जाते हैं, ये सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पर्टिकुलर विषय को देख सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट योर डे विथ ए पॉजिटिव कोट, पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप। अपने दिन की शुरुआत मोटिवेशनल कोट या फिर कोई इंस्पायरिंग स्टोरी से करना चाहते हैं तो चेक आउट क्यूरियसली फॉरएवर। ये हमारे पॉडकास्ट्स हैं और ये सारे बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस का ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। I'm श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि कुछ दिनों पहले GL पेरिस, जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भारत की 3 दिनों की यात्रा पर यहाँ पर आए हुए थे और वो हमारे देश के मेहमान थे। उन्होंने ये कहा है कि दोनों देशों के, यानी कि इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो हाई पॉइंट तक पहुँच गए, यानी कि एक नई ऊंचाई तक जो है वो रिलेशनशिप पहुँच गए हैं। टेंशन्स के बारे में उन्होंने ये बताया कि टेंशन्स ऑफ द पास्ट डू सीम टू हैव डिसिपेटेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि जो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में दोनों देशों के बीच में जो तनाव थे, अब लगता है कि ये सारे जो तनाव है ये ख़त्म हो चुके हैं।
खास करके अभी जो सरकार है ये राजपक्ष या फिर राजपक्षा सरकार है। यही सरकार जो है वो आज से लगभग 6-7 साल पहले भी थी। उन्होंने अपनी एक फुल टर्म को फिनिश किया था। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट ईयर्स याद नहीं है, लेकिन उन्होंने आई थिंक 2013, 14, 15 में तो वो सरकार थी ही, क्योंकि आई रिमेंबर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो 4 देशों की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने फाइनली श्रीलंका को कैंसिल कर दिया था। तो 16 में भी वे थे, 17 में भी थे, ऐसा कुछ था। लेकिन ये 5 सालों के लिए जब राजपक्ष सरकार थी, जो राजपक्ष ब्रदर्स हैं वहाँ के प्रेसिडेंट और फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर हैं दोनों, तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहले प्रेसिडेंट थे ऐसा था, और उनके मिनिस्टर, अभी जो प्रेसिडेंट है वो पहले उनके मिनिस्टर थे, ऐसी चीज़ें थी। तो जस्ट ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये सेकंड टाइम, तो इट्स लाइक पहले बीजेपी थी, फिर कांग्रेस आ गई और फिर बीजेपी आई है। तो पहले जो बीजेपी करती थी, अब वही कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी देखने को मिलती हैं, इज़न्ट इट। तो ये जो राजपक्ष सरकार है, इसको प्रो चाइना कहा जाता है। इनका जो झुकाव है वो चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा था। इसके बाद जो सरकार आई तो ये प्रो इंडिया थी और एंटी चाइना थी, लेकिन ये जो राजपक्ष गवर्नमेंट है इसको प्रो चाइना और एंटी इंडिया कहा जाता है। और उनके समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो एंटी इंडिया थी, प्रो चाइना थी, जैसे कि हम्बन टोटा का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्हीं के टाइम पर दिया गया था, और भारत के खिलाफ बहुत सारी स्टेटमेंट्स देना, चाइना को इंडियन ओशन में एंट्री देना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी गलतियां जो हैं ये राजपक्ष सरकार ने की थी। लेकिन अब जब राजपक्ष सरकार वापस आई है तो हमें एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है, और ये बदलाव जो है वो भारत के लिए और इंडियन ओशन रीजन के लिए एक बहुत ही अच्छा बदलाव है। अब राजपक्ष सरकार जो है वो प्रो इंडिया नज़र आ रही है, और कहा जाता है कि वहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, शायद ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इसकी वजह से ही ये एक पॉलिसी में या फिर एक झुकाव में बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। श्रीलंका में बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो गई थी, एसेंशियल चीज़ों की, जैसे कि दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थी, फ्यूल क्राइसिस हुई थी। तो ये सारे समय पर भारत ने उनकी काफ़ी अच्छी मदद की है। इसी के साथ जो ट्रिंको मैली स्टोरेज टैंक्स डील है, तो इसके बारे में भी अब डिसीजन जो मीन्स इसमें भी अब चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेगी। और ये श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने कहा कि दोनों की इकोनॉमीज़, इंडिया और श्रीलंका की इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट किया जा रहा है, चाहे पोर्ट्स की बात हो, पावर की बात हो, एनर्जी की बात हो, टूरिज़्म की बात हो, तो ये सारे क्षेत्रों में दोनों देशों की इकोनॉमी जो है वो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करेगी। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी डिस्कशन चल रही है कि भारत जो है वो 2 डोर्नियर एयरक्राफ्ट जो है वो श्रीलंका को बेचेगा। इससे पहले श्रीलंकन कोस्ट गार्ड के लिए भारत ने ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स उनको प्रोवाइड किए थे, और जैसे हमारे देश में आधार है ना, ऐसा ही एक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट जो है वो श्रीलंका लॉन्च करने वाला है, और इसमें भारत उनको सारा सपोर्ट जो है, हमारा एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। कुछ बर्निंग इश्यूज़ की बात करें, कुछ अभी भी डिफ़िकल्ट चीज़ें जो चल रही हैं वो ये हैं कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे साहब, तो वो श्रीलंकन तमिल पॉलिटी जो हैं उनके साथ आज भी एंगेज होने में, आज भी उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। नवंबर 2019 में वो प्रेसिडेंट बने, उनकी सरकार बनी, और तब से लेकर आज तक उन्होंने तमिल पार्लियामेंटेरियंस के साथ, यानी कि वहाँ के जो तमिल एमपीज़ हैं उनके साथ एक भी मीटिंग जो है वो नहीं की है। अब श्रीलंका का मैप जो है उसके बारे में तो आप सारी चीज़ें, मीन्स बेसिक चीज़ें तो जानते ही हैं, जैसे कि पाल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को इन दोनों के बीच में पाल्क स्ट्रेट हैं, इंडियन ओशन का पानी है यहाँ पर, ये वाला बे ऑफ बंगाल है, एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल्सो इंडियन ओशन वाटर, लेकिन इसका एक स्मॉल डिवीजन अगर आप निकालें तो दैट इज़ बे ऑफ बंगाल ना। अब ये जो श्रीलंका है, एज यू कैन सी कि 74.9% जो हैं सिन्हलीज हैं, 11.2 श्रीलंकन तमिल हैं, 4.2 इंडियन तमिल हैं, 9.2 श्रीलंकन मूर, और 0.5% जो हैं अदर्स, इसमें मुस्लिम्स आ गए, बुद्धिस्ट आ गए, एक्सेट्रा। राइट नाउ इफ़ यू सी हियर श्रीलंकन तमिल की पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये जो ऑरेंज आप देख रहे हैं तो यहाँ पर श्रीलंकन तमिल हैं, ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पर इंडियन तमिल्स हैं। देखिए तमिल पॉपुलेशन जो है वो श्रीलंका का एक पार्ट है। अब अगर हम कॉमन सेंस का उपयोग करें,
मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे आप कोई सब्जेक्ट जो होते हैं उसको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप उसकी बेसिक कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके आधार पर आप चीज़ों को कैसे फटाफट समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है तामिल, राइट। तो तामिल क्या है? तामिल एक लैंग्वेज है, तामिल एक वे ऑफ लाइफ है, ये कल्चर के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, इज़न्ट इट। अब ये लोग कभी ना कभी जो है वो तमिलनाडु से यहाँ पर माइग्रेट हुए होंगे, और ऐसा हुआ भी है, ब्रिटिश के टाइम पर हुआ है, फिर यहाँ पर ही रहे हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज जो वो बोल रहे हैं वो तो वही बोलेंगे। जैसे अमेरिकन इंडियन है तो घर पे वो गुजराती बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, पंजाबी बोलेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो है तो इंडियन ही ना, भले ही वो अमेरिका में सालों से रह रहे हो। तो अब अगर ये तमिल लोग यहाँ पर हैं और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, और अगर मैं इतनी आपको बेसिक नॉलेज है कि पहले भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, आपने शायद मद्रास कैफ़े फिल्म देखी हो एक्सेट्रा, तो क्या इश्यू इनका हो सकता है? तो अगर कॉमन सेंस का अगर हम इस्तेमाल करें तो ये है कि कुछ ना कुछ उनके कल्चर के साथ, कुछ ना कुछ उनके लैंग्वेज के साथ, उनके वे ऑफ लिविंग के साथ जो है कुछ ना कुछ इश्यू होगा। तो वो अगर आपकी कम्युनिटी है तो आप क्या चाहेंगे कि भाई आप अपनी लैंग्वेज बोल सके, आपको वे सारे अधिकार मिले जो दूसरे लोगों को मिलते हैं, राइट, इक्वालिटी के लिए लड़ाई होगी एक्सेट्रा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। अब तमिल पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि भाई ये वाला क्षेत्र जहाँ पर हम रह रहे हैं तो इन क्षेत्रों में एक फेडरलिज्म आए, कि इन क्षेत्रों में कुछ डिसीजंस जो हैं वो हम लें। यहाँ की राज्य सरकार जो हैं, अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ के राज्यों को ये छूट देनी चाहिए आपको कि हम हमारी भाषा बोल सके, हमारी यहाँ की स्कूल की किताबों में हमारी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, ये वो एक्सेट्रा, राइट। तो किसी भी जगह पर कोई भी अगर टॉपिक है ऐसा, अगर आप कोई साउथ अमेरिका के साथ का टॉपिक है या फिर वीगर मुस्लिम्स का जो टॉपिक है चाइना के साथ जुड़ा हुआ, तो उन लोगों की डिमांड क्या होगी? उनकी वही होगी ना कि वो अपना धर्म है, अपना कल्चर है, अपना जो भी आर्ट है, वो सारी चीज़ों को वो एक्सरसाइज कर सके। जो दूसरे चाइनीज़ लोगों को अधिकार मिल रहा है वही अधिकार जो है वो उनको के साथ भी उनको भी मिले। तो मोस्टली लड़ाई जो है वो इसी प्रकार की लड़ाई, इन द सेंस कि जो एक प्रकार की डिमांड होती है वो ऐसे ही विषयों पर होती रहती है। एंड आई एम श्योर आपने एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी पढ़े होंगे। तो यही इनका भी एक इश्यू है, यही एक टॉपिक है। और क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं तो भारत भी कहेगा कि देखिए आप इनके अधिकारों के बारे में सोचिए, अब ये कीजिए वो कीजिए। तो भारत भी इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो श्रीलंका को बताते रहता है, और भारत को जब भी लगता है कि कुछ गलत हुआ या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जा रहे हैं ऐसा, तो भारत इंटरवीन भी करता है, उनकी सरकार के साथ बातचीत भी करता है, एंगेज भी होता है। तो एक नया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जल्द ही तैयार हो जाएगा। एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा इसको बनाया जा रहा है और इसको पार्लियामेंट में जल्द ही प्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर इसमें तमिल लोगों के साथ उनकी जो डिमांड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फुलफ़िल नहीं हुई, तो आगे चलकर श्रीलंका में इस चीज़ को लेकर कुछ इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। अब ये जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये कहा कि अब दोनों देशों के बीच में एक ही फ्लैश पॉइंट है, एक ही चीज़ को लेकर जो है वो आज भी इश्यूज होते रहते हैं, और वो यही है कि पाल्क स्ट्रेट वाला जी ये जो एरिया है, तो तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं वो और यहाँ के जो फिशरमैन हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्लैश होते हैं। कई बार हमारे न्यूज़ चैनल्स में हम ये भी देखते हैं कि भारत के कुछ फिशरमैन को श्रीलंकन नेवी ने, श्रीलंकन कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पीछे भी क्योंकि जगह बहुत छोटी है, तो एक दूसरे की टेरिटरी क्रॉस कर लेना जो है वो बहुत ही इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, और इसकी वजह से भी दोनों देशों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज जो हैं वो होते रहते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का सेशन जो है वो आने वाले कुछ समय में होने वाला है, और तब भारत के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट, भारत के द्वारा लिया गया स्टैंड जो है उसको क्लोजली पूरी दुनिया देखेगी, और UNHRC में इसके बारे में डिस्कशन भी होगी। तो देखते हैं आगे फिर क्या होता है, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे भारत और श्रीलंका के साथ जुड़े हुए। तो अगर आपको ब्रीफली पूछा जाए कि दोनों देशों के रिलेशन के बारे में ब्रीफली बताइए, तो आप इकोनॉमिक टाइज़ के बारे में बात कर सकते हैं, आप ये टर्निंग पॉइंट जो मैंने आपको समझाया उसके बारे में बात कर सकते हैं, फिर डिफेंस के बारे में बात कर सकते हैं, आधार का एग्जांपल दे सकते हैं कि आधार जैसा कुछ वो भी स्टार्ट करने वाले हैं,
और ये तामिल वाला जो टॉपिक है वो, और फिशरमैन का टॉपिक जो है, ये कुछ ऐसी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। फ्यूचर में फिशरमैन के टॉपिक को हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे, तो कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ जियोग्राफी एक रीज़न नहीं है, हमारे भी कुछ फिशरमैन हैं, उनकी भी कुछ गलतियां हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम फ्यूचर के टॉपिक में रखेंगे, राइट। सारी चीज़ें हम एक दिन में नहीं पढ़ सकते, तो यू हैव टू पिक समथिंग एंड ड्रॉप समथिंग एवरी सिंगल डे, राइट। डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक, कोविड पॉलिसी के बारे में बात करने। लेकिन क्विकली टेल यू कि अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। ये हमारी 2 चैनल्स हैं, दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। तो कोविड पॉलिसी 2.0 टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। अब दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया है, और रूल्स जो हैं वो काफ़ी इजी बना दिए हैं। बैक टू नॉर्मल, जो प्रॉपर बैक टू नॉर्मल है, वो स्टार्ट हो चुका है। भारत सरकार ने यह कहा कि 14 फरवरी से अगर आप कुछ 82 देशों का लिस्ट भारत ने बाहर निकाला है, तो अगर आप वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको और कुछ नहीं करना, आपका जो वैक्सीनेशन स्टेटस है उसको सिर्फ अपलोड कर देना है, और जो 7 डे क्वारंटीन होना था वो सारी चीज़ें अब सरकार ने हटा दी है फॉर 82 कंट्रीज हियर। ऑफ कोर्स इसमें वे सारे पैसेंजर्स जिन्होंने 2 डोजेस ले लिए हैं, तो उनके लिए चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। इट विल बी, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर बैक टू नॉर्मल थिंग। अब यहाँ पर ऐसे रूल्स या फिर रेस्ट्रिक्शंस हटाकर सरकार ने 2 चीज़ों का इशारा किया। नंबर 1 कि वैक्सीन जो है वो अपना काम कर रही है, और नंबर 2 कि अब इकोनॉमीज, एजुकेशन और नॉर्मल लाइफ को हमें फिर से फुल्ली स्टार्ट करना है। अब दुनिया के कुछ देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस या फिर वर्स्ट प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दुनिया के दूसरे देशों से सीख सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। तो डोंट्स की बात करें, जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, तो ये है। यूके ने क्या कहा है कि यूके अब इस बारे में सोच रहा है कि अगर किसी को कोविड हो भी जाता है तो उनको सेल्फ आइसोलेट होने की ज़रूरत नहीं है, वो व्यक्ति जो है वो कहीं पर भी आ जा सकता है। जैसे नॉर्मल हमें बुखार होता है तो हम घर पे ही नहीं रहते, अगर हमारी तबीयत ठीक होती है तो हम बाहर भी निकलते हैं, तो वैसे ही आप बाहर निकल सकते हैं, राइट। आपको सेल्फ आइसोलेट होने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी चीज़ हमें हमारे देश में करनी चाहिए। यूके ने किया है, ये उनकी चीज़ है, उनकी हेल्थ सिस्टम अलग है, वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन और जो है, एक तो स्पिटिंग इंडिया है, लोगों को थूकने की आदत, ये वो सारी चीज़ें, तो वी डोंट वांट टू सी दिस थिंग। यूएसए की बात करें तो यूएसए के बहुत सारे राज्यों में अब ये नियम आने वाला है कि वहाँ पर मास्क ना भी पहने तो भी चलेगा। ये भी थोड़ा डेंजरस हैं। अगर हम हमारे ईस्ट एशियन देशों को देखें, जैसे कि साउथ कोरिया, जापान एक्सेट्रा, तो उन्होंने ये कहा है कि एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव और इफ़ेक्टिव तरीका इन सारे कोविड के वर्जन्स को रोकने का जो है वो दैट इज़ मास्किंग, कि लोग जो है वो एटलीस्ट मास्क पहने। मास्क नहीं पहना है तो आपको फ़ाइन होगा, मास्क नहीं पहना है तो मेकिंग मास्किंग बिट मोर स्ट्रिक्ट, ऐसी चीज़। तो हाँ, मास्क पहनना इट्स वेरी बोरिंग, मास्क पहनने में मज़ा भी नहीं आता, मास्क पहनना इट्स नॉट कूल, बट व्हाट वी हैव टू डू मीन्स, इसके अलावा क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो यहाँ पर कूल या फिर अच्छा थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट अगर फील रहा है तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर कोविड जैसी बीमारियों को हम रोक सकते हैं तो दैट इज़ गुड। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, राइट। एक चीज़ हमारे देश के लिए मास्क पहनना हम सब के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? हमारे देश में इतना पॉल्यूशन है, हमारे शहरों में, अगर आप मास्क पहनते हैं तो जो पीएम पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो इनसे आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो मास्क इज़ बेनिफिशियल, कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, पॉल्यूशन से भी बचने के लिए ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्वीडन की बात करें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन स्वीडन ने लिया है। स्वीडन में ऐसा है कि ये जो बड़े बड़े नंबर्स हर रोज़ रिलीज़ किए जाते हैं कि आज हमारे देश में इतने हुए, आज हमारे शहर में इतने कोविड केसेस आए, तो स्वीडन ने ये कहा है कि ये सारे इन्फेक्शन के नंबर्स जो हैं वो देना बंद कर दीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि डेटा छुपाने की बात है। स्वीडन कहता है कि उसी चीज़ को कोविड का केस माना जाए जिसमें आपको किसी व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करना पड़े। फॉर एग्जांपल ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन की जो ट्रांसमिसिबिलिटी थी, यानी कि एक जगह हाई ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी कि बहुत फैल रहा था, बहुत सारे लोगों को हुआ भी, लेकिन लोगों को फिर हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं थी। एक नॉर्मल जो एक खांसी बुखार होता है वही हुआ उनको, थोड़ा बहुत फीवर था, एंड घर में आराम किया, थोड़ी दवाइयाँ खाई, एंड दे वर ओके आफ्टर फ्यू डेज।
तो ऐसे केसेस को आप कोविड के केस को में काउंट ना कीजिए। डेटा रिलीज़ कर रहे हैं या फिर जो लॉन्च कर रहे हैं नंबर्स, तो वही बताइए कि कितने लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन। अब स्वीडन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि स्वीडन का कहना यह है कि जब आप इस प्रकार के इन्फेक्शंस के डेली नंबर्स रिलीज़ करते हैं तो एक प्रकार की साइकोलॉजी ऑफ एप्रीहेंशन, एक नेगेटिविटी स्प्रेड होती है, और जो पब्लिक पॉलिसी है इसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट आती है, और लोग जो हैं फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पैसे होने के बावजूद, अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी बिजनेसेस जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते, और इसकी वजह से लाइवलीहुड और सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट होती हैं। अब हमारे देश में 77% लोग जो हैं ये फुल्ली जैब्ड हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। तो बाकी के जितने लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज मिल गया, अब सेकंड डोज बाकी हैं, तो जल्द से जल्द हमें उनको सेकंड डोज प्रोवाइड करना चाहिए। फिर जो 5 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनके साथ जुड़ा हुआ जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसको भी जल्द से जल्द, जब भी सेफ हो तब स्टार्ट कर देना चाहिए। और जिनको बूस्टर डोज की आवश्यकता है उनको बूस्टर डोज देना। ये सारे स्टेप्स जब हम लेंगे तो हम फुल नॉर्मलसी की तरफ एक बहुत बड़ा जंप लगाएंगे। लेकिन जो देशों ने बेस्ट चीज़ें की हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको हमें डेफिनेटली हमारे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्वीडन का केस है, ईस्ट एशियन देशों का केस है, और जो वर्स्ट प्रैक्टिसेस हैं, आई बिलीव यूके और यूएसए की, ये जो मास्क ना पहनना और सेल्फ आइसोलेट ना करना, तो ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अपील फॉर चेंज, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। अटेम्प्ट बाय सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश कर रही है कि ये जो पेंडेंसी है हमारे देश में इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस पेंडेंसी की वजह से लोगों का भरोसा जो है वो जस्टिस सिस्टम से उठ रहा है, और जस्टिस प्राप्त करना जो है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेंसी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से जेल में हैं, उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्ज हैं, लेकिन एक लंबे समय से वो जेल में है, इतना लंबे समय से उनको जेल में होने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस, कि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को एक गुनाह के लिए जो 6 महीने जेल में रहना पड़ता है, 6 मंथ अगर उसको सज़ा मिलती है तो 6 महीने वो जेल में रह गया, लेकिन वो 3-3 सालों से जेल में है। क्यों? क्योंकि उसका नंबर अभी नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसके पास कुछ 1.83 लाख अपील्स, ऐसी कन्विक्शंस की अपील पेंडिंग में है, ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन की अपील के, ये व्यक्ति ने गुनाह किया है नहीं किया। तो अगर उसको अपील करना जो है, राइट टू अपील जो है, ये एक लीगल प्रोसेस का एक बहुत ही इंट्रिंसिक पार्ट है, एक अभिन्न हिस्सा है, एक बहुत ही कोर पार्ट है इसका। 1.83 लाख अपील्स पेंडिंग हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का सबसे बेस्ट साल अगर देखा जाए तो उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5231 अपील्स को एक साल में क्लियर किया था। इसका मतलब ये है कि ये बाकी की जो अपील्स हैं, मीन्स आपकी अगर अपील है यहाँ पर पेंडिंग है तो फिर आपके 35 ईयर्स लगेंगे आपका केस सुनने में। दिस इज़ लाइक जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन सजेस्ट किया जा रहा है, प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग आपने बहुत सारी अमेरिकन फिल्मों में देखा होगा, और इसमें ऐसा होता है कि अगर आप अपना गुनाह जो है वो स्वीकार लेते हैं तो फिर आपको एक बार्गेनिंग मिलता है। प्ली बार्गेनिंग यानी कि आप कहेंगे कि मैं अपना जो क्राइम है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सज़ा जो है उसमें कुछ मुझे कमी मिले, सज़ा जो है वो आपको मिले। तो एक प्रकार का नेगोशिएशन होता है, और ये इसलिए किया जाता है कि ताकि फिर कोर्ट का और सारी प्रोसेस का टाइम जो है वो बच जाए। जो व्यक्ति हैं वो उनको बता देंगे कि भाई देखिए आपके खिलाफ काफ़ी सारे सबूत हैं, तो आप इस चीज़ को स्वीकार लीजिए। अगर आप मान लेते हैं तो फिर आपकी सज़ा जो है वो नहीं मानेंगे तो फिर सज़ा 10 साल की हो सकती है, लेकिन बार्गेनिंग में आपको है ना 3-4 साल में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो प्ली बार्गेनिंग, दैट्स व्हाट इट इज़। अब जेल के बाहर निकलने के लिए, यानी कि अगर आपका केस अभी भी सुना ही नहीं, अपील तक पहुंचा ही नहीं है, या फिर आपको बेल ही नहीं मिल रही है, तो अगर आप प्ली बार्गेनिंग करेंगे तो फिर ये तो बुरा होगा, क्योंकि आपको नहीं किया है। अगर कोई एक मासूम व्यक्ति है तो उसको उस गुनाह को स्वीकारना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपना इल्ज़ाम जो है अपने सर पर लेना पड़ेगा। तो दिस इज़ प्ली बार्गेनिंग इज़ नॉट ऑलवेज गुड। प्ली बार्गेनिंग इज़ नॉट द बेस्ट थिंग, उसमें भी फ्लॉज हैं, उसमें अच्छी बातें भी हैं और फ्लॉज भी हैं। अब वेट फॉर इनोसेंस की बात करें, कि जब तक आपको आप अब साबित नहीं हो जाता, अगर उसकी बात करें तो देखिए हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 अलग अलग मर्डर कन्विक्शन के केसेस में एक व्यक्ति को 22 साल के बाद और एक व्यक्ति को 24 ईयर्स के बाद
इनोसेंट कहा। जस्ट इमेजिन, ये 4 लोग हैं, मीन्स इसमें 2 डिफरेंट केसेस में हैं, but just focus on this numbers, right? 22 years and 24 numbers, 22 years and 24 years, कि इतने सालों के बाद फिर कोर्ट यह कहती है कि नहीं, आप गुनहगार नहीं हैं। ये 2 दशकों तक आपका जीवन कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। आपको कोई जॉब पे नहीं रखेगा, आपको के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, आपको हमेशा आपके पीछे, पीठ के पीछे से आपके ऊपर बातें होती रहेगी, ये वो, और फिर कुछ सालों के बाद, और अब 2 दशक के बाद कहेंगे, तब तक तो लोगों की बहुत ही एक आदत बन चुकी होती है आपको एक नेगेटिव तरीके से देखने की। तो ऐसे लोगों की क्या सिचुएशन होती होगी, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो प्ली बार्गेनिंग और ये सारी चीज़ों से तो एक अच्छा ऑप्शन यही है, एक स्पीडी ऑप्शन यही है कि जो भी वैकेंसीज़ हैं उन वैकेंसीज़ को फुलफिल किया जाए। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको एक प्रश्न पूछा था जुडिशियल वैकेंसी वाला, आई थिंक 9th को ही पूछा था, इज़न्ट इट। आज उसका आंसर भी हमें डिस्कस करना है कि हमारे देश में कितनी हाई कोर्ट्स हैं। तो हमारे देश में जो हाई कोर्ट्स की टोटल जजेस की स्ट्रेंथ है 1098, उसमें से 411 जो हैं वो खाली हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही 67 वैकेंसीज हैं। हाई कोर्ट जजेस रिटायर एट 62, और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो 65 पर रिटायर होता है, और इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्या होता है ऐसा। कुछ कोई ऐसी चीज़ अचानक से हो जाती है हाई कोर्ट जजेस के साथ कि वो 62 के बाद काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे फ्लॉज हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज 65 तक काम कर सकते हैं तो वी हैव टू चेंज दिस रूल के हाई कोर्ट के जजेस भी 65 तक काम करें। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि 65 के बाद अगर उनकी हेल्थ अच्छी है तो ही और शी कैन कंटिन्यू एज वेल, क्यों नहीं? क्योंकि जब ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस है कि यहाँ पर 65, 62 तक पहुँचने वाला जो व्यक्ति है वो कितना एक्सपीरियंस्ड हो चुका होता है। अब उसके जो 2-3 साल भी अगर वो अच्छा काम करेंगे तो पूरी जुडिशरी को इसका बेनिफिट मिलेगा, और ये वेस्ट हमें नहीं होने देना चाहिए। मीन्स 65 के बाद उनकी चॉइस है, उनको काम करना है नहीं करना है। रिटायरमेंट रिटायरमेंट डेट ऑफ एवरी जज इज़ नोन इन एडवांस। ये प्री प्लानिंग मुझे पता ही होता है ना कि ये जज जो है वो 2 साल के बाद रिटायर होंगे, ये 3 साल के बाद रिटायर होंगे, ये कल रिटायर होंगे। तो हम प्री प्लानिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऑफकोर्स अगर हमें पता है कि 2 सालों के बाद इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में 4 जज जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, तो अभी से उनको रिप्लेस करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट की जा सकती है। ये इसमें किसी को रॉकेट साइंस नहीं है, ये सेंसिबिलिटी की बात है। लेकिन ये गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी वाला जो इश्यू है, दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश में है। कुछ जुडिशरी के भी कसूर हैं, कुछ गवर्नमेंट के भी कसूर है, और कुछ सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये दोनों हमारी डेमोक्रेसी के पिलर्स ही हैं। ये एक दूसरे के वर्सेस में अच्छे नहीं लगते, ये एक दूसरे के कोलैबोरेशन में ही अच्छे लगते हैं। देश के हित के लिए भी यही है, प्रजा के हित के लिए भी यही अच्छा है कि दोनों मिलकर काम करें। और ये जो क्लैश वाला पॉइंट है, ये जो भी ऐसा इश्यूज़ हैं, एक लिस्ट बना लें और इनको सॉल्व करने बैठ जाएं। आर्टिकल 224A ये भी कहता है कि एक रिटायर्ड जज जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनको री अपॉइंट भी किया जा सकता है। मैं तो कहूँगा कि हाँ, वो भी अच्छा है। चलो, ये तो हमारा आर्टिकल कहता ही है री अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा बेसिक 65 कर दीजिए, और उसके बाद अगर उनको काम करना है तो भी 2 सालों के लिए, 1 साल के लिए वो काम कर सके। ऐसी भी सिचुएशन, ऐसी भी कोई सिस्टम हमें निकालनी चाहिए। अब बात करते हैं लोकल जॉब्स के बारे में। द हिंदू का ये आर्टिकल है, तो यहाँ पर मैं आर्टिकल को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वन थिंग कि अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, आज के द हिंदू में इसको प्रिंट किया गया है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल में लिखे गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस आर्टिकल को खुद पढ़ें। और हमारी जो दूसरी चैनल है क्यूरियसली फॉर एवर, इस पर मैंने इसी विषय पर, ये जो हरियाणा सरकार ने जो डिसीजन लिया है, जो 75% रिजर्वेशन जॉब में, प्राइवेट जॉब्स में रखने की बात है, तो वो मैंने उस लेक्चर में ऑलरेडी समझा दिया है। वो उस वीडियो में, इट्स नॉट अ लेक्चर, इट्स अ वीडियो लेक्चर ऑफ कोर्स। तो उसको देख लीजिएगा, और उसके बाद अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहे तो पढ़िएगा, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि जो टॉपिक्स आपको फॉर एवर में, क्यूरियसली फॉर एवर में जो इम्पोर्टेंट वीडियोस डिलीवर किए जाते हैं वो कितने वेल रिसर्च्ड होते हैं। बस यही एक पॉइंट जो हैं वो बताने के लिए मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल की इमेज जो है वो मैंने ऐड, एंड यू कैन सी कि ये आज के द हिंदू में प्रिंट भी हुआ है। तो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। हर्टिंग स्टूडेंट्स, पायोनियर का ये आर्टिकल है। हमारे देश में लगभग ऐसे कुछ 23,000 स्टूडेंट्स हैं
जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए गए थे। फिर कोविड हुआ और कोविड की वजह से चाइना शट डाउन हुआ, तो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भारत वापस आ गए। अब वो वापस जाना चाहते हैं। वहाँ पर कॉलेजेस जो हैं वो सितंबर 2021 से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अपना जो भी पेंडिंग कोर्स है वो ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये फिनिश करना चाहते हैं, डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं और फिर अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन अब चाइना इनको वापस नहीं बुला रहा है, या फिर ये लोग वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहे हैं। उसके पीछे दो रीज़न है। नंबर वन रीज़न है, चाइना ने अपनी पेंडेमिक पॉलिसी को बहुत ही स्ट्रिक्ट रखा है, और दूसरी चीज़, भारत और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ हो रहा है उसके वजह से इसकी इम्पैक्ट हमारे ऐसे स्टूडेंट्स पर भी हो रही है। अब चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ ये कह रही हैं कि आप अपने जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी आपके बाकी के क्लासेस, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन अटेंड कर लीजिए। अगर यहाँ पर फिजिकली नहीं आने हम नहीं आने दे रहे हैं, तो आप घर बैठकर, इंडिया में बैठकर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर लीजिए और अपना कोर्स जो है वो ख़त्म कर लीजिए। अब ये चीज़ करने के लिए स्टूडेंट्स तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश का जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, ये ऑनलाइन मोड वाले, सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपने अगर पढ़ाई की है मेडिकल कोर्स की, तो इसको रिकॉग्निशन, तो फिर आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, या फिर जो भी डिग्री आपको मिलेगी तो उसको यहाँ पर उसको स्वीकारा नहीं जाएगा, उसकी वैलिडिटी यहाँ पर नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है, ये जो आसियान देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी चाइना यही कर रहा है। और देखिए दोस्तों, मैंने एक प्रश्न पूछा था आपको आसियान के साथ जुड़ा हुआ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनका आंसर भी दिया है, मैंने आपके आंसर्स भी देखे, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं आप सभी ने वो आंसर्स अपने अपने दिए, अपने अपने पॉइंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए। जस्ट टेल मी वन थिंग, कि जब आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं, राइट, और मैं इसीलिए ये सारे टॉपिक्स आपको देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने आसियान के ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की, अब जब मैं कहता हूँ आसियान स्टूडेंट्स भी यही फेस करते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि मैं किन 10 देशों के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको उसके मैप के बारे में पता है, उसकी पॉपुलेशन के बारे में पता है कि इतने लोग वो यहाँ पर रहते हैं, जीडीपी इतनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने उसको मैप में भी लोकेट कर लिया है, राइट। तो अब जब ऐसी चीज़ें, ऐसे शब्द आते हैं ना आपकी स्क्रीन पर, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं और आता है कि अच्छा आसियान रीजन, तो अब आपको पता चलता है, तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू रिलेट, इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू इंटरलिंक थिंग्स, और जो नए नए टॉपिक्स और नई नई चीज़ें जब समझनी होती हैं तो ये बहुत ही ईजी है। तो थोड़ी बहुत रिसर्च आप यहाँ पर, ऐसा ये एक ऐसा हवन है ना तैयारी करना, ये जो सिविल सर्विसेज की या फिर नॉलेज इन जनरल जब आप एक्वायर करने की एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं, तो आप कुछ भी पढ़ते हैं तो वो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं इसकी इम्पैक्ट होती ही है। कई लोग कहते हैं कि मैं नोवेल, फ्री टाइम में नोवेल पढूं तो इससे मेरी यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी के ऊपर इम्पैक्ट, आई वुड से नो। आप पढ़िए, आपको जो पसंद है, नोवेल पसंद है नोवेल पढ़िए, आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है पढ़िए, आपको डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद है। द थिंग इज, अगर आप पढ़ भी रहे हैं ना, तो भी आप अपनी कॉम्प्रीहेंशन की स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप अपने वर्ड्स को, वोकेबुलरी को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप रीडिंग एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ये सारी रीडिंग की हुई चीज़ें जो हैं, उसमें नए नए शब्द जो हैं, उसका इस्तेमाल आप सेंटेंस फॉर्म करने में और इन सारी चीज़ों में करेंगे, तो चाहे पॉइंट परसेंट में हो, चाहे फुल परसेंट में हो, लेकिन ये सारी चीज़ें एक दूसरे को हेल्प करती ही हैं, इज़न्ट इट। एनीवे, हमारे देश ने जब 200 चाइनीज़ ऐप्स पर बैन लगाया, तो अब ये स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और उनको तकलीफ़ ये हो रही है कि वीपीएन, अनरिलायबल वीपीएन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए उनको ये क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। तो आई वुड से कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, वो ऐसे कुछ जेन्युइन स्टूडेंट्स जो हैं उनको कुछ ऐसा एक तरीका, या फिर कोई वी कैन क्रिएट अ विंडो फॉर देम, कि एटलीस्ट ये स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ ऐप्स जो हैं उनकी परमिशन ले ले और फिर इन ऐप्स का इस्तेमाल वो कर सके, ताकि वो एटलीस्ट अपने कोर्सेज को ख़त्म कर पाए। दूसरी जो देखने वाली बात है वो ये है कि चाइना ने भारत के स्टूडेंट्स को परमिशन नहीं दी, लेकिन मंगोलिया, सिंगापुर और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं वो फिज़िकली वहाँ पर जा सकते हैं, और वहाँ पर वो उनकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो भारत सरकार को चाइनीज़ अथॉरिटीज़ से इन कुछ विषयों पर एक एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए, और फिर ये एक्सप्लेनेशन जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को भी देना चाहिए, क्योंकि दो देशों के बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें
फंस जाए और ऐसे मासूम लोग जो हैं यहाँ पर फंस जाए, ऐसा ना हो। तो वी हैव टू बी बिट सेंसिटिव, एटलीस्ट गवर्नमेंट, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इंडियन गवर्नमेंट, हमसे ज़्यादा चाइनीज़ गवर्नमेंट को इन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही सेंसिटिव रहना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं ना, ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंप्रूव करते हैं। अब मैं यूके में पढ़ता था, आई लिव्ड इन यूके फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो वहाँ पर मैं रहा, वहाँ पर मेरे आज भी दोस्त हैं, राइट। आज भी बर्थडे पर और जब दिवाली होती है, क्रिसमस होती है, तो एक दूसरे को मैसेज करते हैं, कभी कभी कॉल पे बात हो जाती है 6 7 8 महीनों में 1 2 बार। तो ऐसे कॉन्टेक्ट जो हैं वो अब हमेशा रहेंगे। नाउ फ्यूचर में जब भी वो इंडिया आएंगे, देन दे विल विजिट गुजरात, दे विल विजिट राजकोट, एंड फ्यूचर में व्हेन आई विल गो देयर, आई विल गो देयर एंड आई विल सी ऑल दोस पीपल अगेन। तो ये हमेशा के रिलेशन बन जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। फ्यूचर में यही स्टूडेंट्स जो है ना, वो चाइनीज़ कंपनी या फिर वहाँ के जो चाइनीज़ लोग हैं वो इंडियन कंपनी में काम करेंगे और एक दूसरे को बिजनेस और ट्रेड और इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा बूस्ट करने में मदद करता है। तो ये बिग पिक्चर देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए इसमें, दोनों देशों को या फिर सभी देशों को। न्यूज़ की बात करें तो चेंजिंग इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज़ वेरी डिफाइनिंग डेवलपमेंट इन दिस सेंचुरी, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा है। और कहाँ पर कहा है? 4th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो ऑस्ट्रेलिया में हुई, इसमें उन्होंने ये बात बताई है। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं, ये वन ओशियन समिट जो फ्रांस में होने वाली हैं, इसको वीडियो मैसेज के माध्यम से एड्रेस करने वाले हैं। और जो एग्रीकल्चर में डीजल का इस्तेमाल हो रहा है, इसको 2024 तक कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी में तब्दील किया जाएगा। कोविड की बात करें, कोविड डोजेस की बात करें तो 171 करोड़ 79 लाख डोजेस जो हैं हमारे देश में दिए गए हैं। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो काफ़ी स्पीडली तरक्की कर रहा है। बांग्लादेश मूव्स 1 पोजीशन अप ऑन डेमोक्रेसी इंडेक्स। श्रीलंका टेक्स इमरजेंसी मेजर्स टू अवॉइड अ फूड क्राइसिस। जैसे फ्यूल क्राइसिस की बात हमने अभी की और इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की, तो फूड क्राइसिस जो हैं उसको टैकल करने के लिए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। इसके अलावा भी कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इन बाकी की न्यूज़ आइटम्स को देख लीजिएगा। जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर है 25 हाई कोर्ट्स। उसका पूरा लिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे थे, देन वी हैव आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, राइट, तमिलनाडु में जो है, इसका नाम तमिलनाडु हाई कोर्ट नहीं है, इसका नाम है मद्रास हाई कोर्ट, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पटना, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए है, छत्तीसगढ़ में है, चंडीगढ़ में है ये, एंड राजस्थान हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। एक और चीज़ आप इस लिस्ट में देख लीजिएगा कि जो हमारे 7 सिस्टर्स या फिर 7+1 हैं, तो 7+1 ये 1 में सिक्किम भी आ जाता है, तो सिक्किम हाई कोर्ट तो है ही। तो बाकी के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, तो इसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट हैं, तो ऐसे ही मेघालय हाई कोर्ट है, मणिपुर हाई कोर्ट है, तो बाकी के 4 राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है, ऐसे ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। त्रिपुरा हाई कोर्ट भी है यहाँ पर, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली, राइट, कि कितने राज्यों में, यहाँ पर 7 सिस्टर्स में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हाई कोर्ट नहीं है। ये सिर्फ एक बार नज़र घुमा लीजिएगा इसके ऊपर, दैट्स इट। एंड आज का नया प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो इसको भी पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद पढ़ लीजिएगा एंड स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हमारी 2 चैनल्स दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू सून विथ फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट 3 आवर्स के अंदर आपको फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस जो है वो आज ही मिल जाए, और कल से फिर हम बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। मॉर्निंग में ही आपको लेक्चर्स जो हैं वो जो ये आर्टिकल एनालिसिस वाला लेक्चर है वो मॉर्निंग में मिल जाएगा, और फाइनेंशियल एनालिसिस वाला लेक्चर जो है वो आफ्टरनून में मिल जाएगा। और मुझे ये भी चीज़ ध्यान में ही है कि इसका एक फ़िक्स टाइम कर दूँ। मैं सोच रहा हूँ कि सुबह 9 बजे
आपको एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला लेक्चर मिल जाए, और दोपहर 4 बजे, ये दिस इज़ AM, और 4 बजे जो है वो आपको फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस वाला लेक्चर मिल जाए। लेकिन एज यू नो, अभी मैंने चैनल स्टार्ट की है, तो आई एम वर्किंग विथ अदर थिंग्स एज वेल, तो आई एम वर्किंग ऑन इट, ट्रस्ट मी, राइट। विद इन फ्यू डेज इसको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ये भी एक प्रायोरिटी ही है, बट गिव मी 1-2 days ऑन इट एंड देन विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है। सो आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।